प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 8वीं इतिहास और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 8वीं में हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 राज्य सरकार। हमारी पाठ्यपुस्तक की अनुक्रमणिका और इसका पाठ 5वां राज्य सरकार। इसके पहले हम भारत की संसद, केंद्रीय कार्यकारी मंडल, भारत की न्यायपालिका आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम राज्य सरकार और उसकी क्या कार्यविधि होती है, उसका विधिमंडल कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा कि महाराष्ट्र विधिमंडल में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य राज्यपाल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल के बारे में। महाराष्ट्र का कार्यकारी मंडल। महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल की जानकारी लेने के पहले हम अपने महाराष्ट्र राज्य के प्रतीक को देखते हैं। क्या है महाराष्ट्र राज्य का प्रतीक चिन्ह? यह है प्रतीक महाराष्ट्र का, और इस पे जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसका अर्थ है महाराष्ट्र का वैभव पहले दिन के चांद की तरह बढ़ेगा, यह दुनिया द्वारा पूजा जाएगा। हम सब जानते हैं चंद्रमा की कलाओं के बारे में। पहले दिन का चांद, जिसे प्रतिपदा का चांद कहा जाता है, उसके बाद चांद लगातार बढ़ता है और 15 दिन के बाद वह अपने पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त होता है, यानी उस दिन पूर्णिमा की रात होती है, चांद पूरा चमकता है अपने पूरे वैभव के साथ। उसी तरह महाराष्ट्र का वैभव भी पहले दिन के चांद की तरह बढ़ता रहेगा और यह दुनिया द्वारा पूजा जाएगा। देखा जाए तो महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है, जो 2 शब्दों द्वारा मिलकर बना है। एक शब्द है महा और दूसरा शब्द है राष्ट्र, जिसका अर्थ होता है महान देश। तो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, लेकिन फिर भी यह किसी एक बड़े देश के जैसा है। यह भारत देश का एक राज्य है। इसका गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था और 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, एक मुंबई और एक नागपुर। नागपुर जो है वो शीतकालीन राजधानी है, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है सदन का, विधानसभा का सत्र, वो नागपुर में होता है। महाराष्ट्र का जो शासन है वो महाराष्ट्र सरकार चलाती है। वर्तमान में हमारे राज्य के राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री हैं श्री अजीत पवार जी, और हमारे यहाँ 2 विधायिका है, एक है विधान परिषद और दूसरी है विधानसभा। विधान परिषद में 78 सदस्य हैं और विधानसभा में 288 सदस्य। अब हम महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का समावेश होता है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं सम्माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या होती है? जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं, उसी तरह घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल राज्य प्रमुख होते हैं।
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी राज्य का प्रथम नागरिक। जिस तरह से राष्ट्रपति किसी देश का प्रथम संवैधानिक नागरिक होता है, उसी तरह राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उस राज्य का प्रथम संवैधानिक नागरिक होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल को भी कानून विषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होता है। कोई भी विधेयक जो विधानसभा में पारित हुआ हो, जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते, वह कानून में परिवर्तित नहीं होता। तो चाहे वो विधानसभा का विधेयक हो या विधान परिषद में पारित हुआ विधेयक है, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होता है। विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होती है तो राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं, यानी राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण विशेष अधिकार होते हैं। कानून कब बनते हैं? जब विधानसभा और विधान परिषद में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, फिर वह बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होता है, वह विधेयक का रूप लेता है और उसके बाद वह राज्यपाल के पास जाता है। मतलब विधानसभा में कोई विधेयक पास हो गया, पारित हो गया, फिर वो विधान परिषद में भी पारित हो गया, अब वो गया राज्यपाल के पास और राज्यपाल उस पर जब हस्ताक्षर कर दिए, स्टैंप लग गया, तो वो कानून बन गया। मान लो विधिमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या बजट सत्र, ये सत्र चलते हैं। सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी स्थिति में कोई ऐसी स्थिति बन पड़ी, इमरजेंसी आ गई कि कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं। राज्यपाल की योग्यता। कौन सा व्यक्ति राज्यपाल के पद के लिए चुने जाने के योग्य होता है? आओ देखें। तो पहली बात कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। इसके पहले हमने देखा कि विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष पूरी होनी जरूरी होती है। राज्यपाल के लिए यह आयु सीमा 35 वर्ष की होती है। फिर वह व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो, यानी वह वेतन भोगी न हो किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की संस्था में। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, यानी राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता होती है वह भी राज्यपाल के पद के लिए अनिवार्य योग्यता होती है। और अंतिम है कि वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो, यानी मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो, और दूसरी बात है वह दिवालिया भी कभी भी घोषित न किया गया हो। इसके बाद नंबर आता है मुख्यमंत्री का। हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं। मैंने आपसे पहले चर्चा की कि जब चुनाव होते हैं, जिस भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, वह पार्टी बहुमत में होती है, तो सदन में उस दल के लोग अपने नेता को चुनते हैं और उनका नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है अपना मंत्रिमंडल बनाने की, और वो मंत्रिमंडल में किसे चुनता है? तो मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों को मंत्रिमंडल में चुनते हैं। मंत्रिमंडल को अधिकाधिक प्रातिनिधिक बनाने के लिए सभी क्षेत्रों, विविध सामाजिक घटकों यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि का समावेश करना पड़ता है। यानी किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल जब बनता है
तो मंत्री को, जो मुख्यमंत्री होता है, वो अपने सहयोगियों को लेता है उसमें, और उसके सहयोगी ऐसे हों कि वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करें, यानी राज्य के हर क्षेत्र को उचित स्थान प्राप्त हो, चाहे वो राज्य का पूर्वी क्षेत्र हो, राज्य का पश्चिमी क्षेत्र हो, राज्य का उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। इस तरह से विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों, उसमें अलग अलग सामाजिक घटकों के लोग हों। जैसे ऐसा नहीं हो कि मुख्यमंत्री ने अपने ही सब सहयोगियों को दे दिया, उसमें चुन लिया मंत्रिमंडल में, तो अन्य जो सामाजिक घटक हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, महिला वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है, इन सबको उचित स्थान मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल बनाते समय मुख्यमंत्री को बहुत ही सावधानी पूर्वक चयन करना पड़ता है। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो जब यदि किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तब क्या होता है, तब कुछ पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं और गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। ऐसे समय पर अब और जिम्मेदारी बढ़ जाती है मुख्यमंत्री की। पहले तो मुख्यमंत्री को केवल अपनी ही पार्टी के अलग अलग सामाजिक घटकों का चयन करना पड़ता था, अपने ही अलग अलग लोगों को महत्वपूर्ण रूप से उसे स्थान देना पड़ता था। अब मुख्यमंत्री को क्या हो गया, जब गठबंधन की सरकार बनी तो जो भी सहयोगी दल हैं उनको भी मंत्रिमंडल में उचित स्थान देने का कार्य करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है। कठिन होता है मतलब बहुत असमंजस की स्थिति होती है कि किस पार्टी के किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री गठबंधन की सरकार में है तो अपनी पार्टी के लोगों को तो स्थान देना ही देना है। इसके अलावा जिन पार्टियों ने मुझसे सहयोग दिया है, इस समय जो सहयोगी दल है, उनके भी सदस्यों में से कुछ लोगों को अलग अलग विभाग देने पड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही निष्ठा पूर्वक, विवेकपूर्ण तरीके से इनका चयन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही श्रम साध्य कार्य होता है, कठिन काम होता है। मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कुछ कार्य हैं, निम्नलिखित हैं। पहला काम है मंत्रिमंडल की निर्मिति का, दूसरा काम है विभाग वितरण का, तीसरा काम है विभागों में समन्वय देखने का, और चौथा काम है राज्य का कुशल नेतृत्व करने का। अब हम इस प्रत्येक कार्य के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। मंत्रिमंडल की निर्मिति के बारे में मैंने चर्चा की कि मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों का चयन करते हैं। यदि गठबंधन की सरकार है तो सहयोगी दलों के भी लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, महत्वपूर्ण निर्णय होता है विभाग वितरण का। विभाग वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, उनकी प्रशासकीय क्षमता, उनका प्रशासकीय कौशल क्या है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। उस मंत्री की लोक भावनाओं को समझने की शक्ति कितनी है, यानी वह अपनी जनता की भावनाओं को कितना समझता है, उसकी कितनी क्षमता है। उस मंत्री की नेतृत्व क्षमता कैसी है, इन सब बातों पर मुख्यमंत्री को गहराई से विचार करना पड़ता है। अगला मुद्दा है विभागों में समन्वय का। मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसलिए कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है। मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सभी विभागों में आपस में तालमेल बना रहे, सहकारिता की भावना बनी रहे, उनमें समन्वय की भावना हो, तभी अच्छा काम हो सकता है। यदि एक विभाग में लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस विभाग के लोगों का दूसरे विभाग के लोगों से तालमेल ना हो तो अनुशासन बिगड़ जाता है, कार्य के परिणाम पर भी असर पड़ता है। तो मुख्यमंत्री को इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है, तभी अच्छे परिणाम मिलते हैं।
मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण और भी एक काम है, वह है राज्य का नेतृत्व करना, और नेतृत्व करना कुशल नेतृत्व करना। जिस तरह प्रधानमंत्री अपने देश का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने राज्य का नेतृत्व करते हैं। यूं तो राज्य का प्रथम संवैधानिक नागरिक राज्यपाल होता है, लेकिन राज्य के नेतृत्व की मुख्य जिम्मेदारी उस राज्य के मुख्यमंत्री पर होती है। मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर नई नई नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और राज्य की जनता भी अपने मुख्यमंत्री को किस दृष्टि से देखती है। उनको लगता है जनता को कि हमने इन्हें चुना है, और इसलिए चुना है क्योंकि ये हमारी समस्याओं को सुलझाएंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री को सभी की भावना का सम्मान करना पड़ता है, और सम्मान करना चाहिए भी उसे। और मुख्यमंत्री जब आश्वासन देते हैं कि भाई हम आपके इस समस्या को सुलझाएंगे, आपके इन मुद्दों पर हम ध्यान देंगे, तब जनता को बहुत ही राहत महसूस होती है। तो मुख्यमंत्री अपने राज्य का कुशल नेतृत्व कर सके, इसके लिए उसे निरंतर कार्यशील रहना पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है। महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है, चाहे वो शिक्षा हो, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रणी है, सबसे अग्रसर है। शिक्षा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वो चाहे स्कूली शिक्षा हो, विद्यालयीन शिक्षा हो, महाविद्यालयीन शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, महाराष्ट्र ने हर क्षेत्र में नए झंडे गाड़े हैं, नई योग्यता, नई शिखर प्राप्त किए हैं। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो हर तरह का व्यवसाय महाराष्ट्र में विकसित हुआ है। महाराष्ट्र में परिवहन सेवा, यातायात सेवा इतनी अच्छी है कि हम सड़कों द्वारा महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र में व्यवसाय और उद्यम जो क्षेत्र है बहुत अधिक विकसित हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा में भी महाराष्ट्र किसी से पीछे नहीं है। न केवल भारत के अनेक राज्यों से बल्कि विदेशों से भी लोग मुंबई में आते हैं और यहाँ पर आकर अपना इलाज कराते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं। और सामाजिक सुरक्षा के बारे में तो क्या कहना, हमारे महाराष्ट्र राज्य में चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे बच्चे हो, सभी सामाजिक रूप से सुरक्षित हैं। हाँ, कुछ आतंकवादी गतिविधियां और कुछ भागों में नक्सलवादी आंदोलन, यह हमारे राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हमें अपने राज्य के नेतृत्व पर भरोसा है। उनकी कुशल कार्यक्षमता निश्चित ही हमारे राज्य को इन दो बड़ी चुनौतियों से बाहर निकालने में सफल होगी, और एक दिन ऐसा होगा कि महाराष्ट्र राज्य सभी तरह की आतंकवादी गतिविधियों और नक्सलवादी आंदोलन से मुक्त होगा। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।